हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 28 लेकर आई हूँ। और ये जो टेस्ट सीरीज ये हमारा एंड हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कल से हम लोग 29 करेंगे, जिसमें से हम लोग एंट्री कर चुके होंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मिसलेनियस से रिलेटेड है फ्रेंड। तो ऑलरेडी मैं इसका अप्रॉक्स लगभग क्वेश्चन प्रीवियस सेट में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, क्योंकि ये मिला हुआ है यानी विविध है, मिसलेनियस। तो पहला नंबर है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग है। आप देखिए यहाँ पर और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, यानी अंध महाद्वीप जो है ना वो अफ्रीका में सिचुएटेड है। विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड कहलाता है तथा मोतियों का द्वीप यानी बहुत ज़्यादा मोती वहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये होता है बहरीन में। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेट में कर चुके हैं कि मतलब कि हजार झीलों का द्वीप किसे कहते हैं, ये सब हो चुका है। विश्व की छत भी पामीर को कहते हैं, ये सब हम लोग प्रीवियस सेट में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। दूसरा, हांगकांग चीनी का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। तीसरा, संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। और चौथा, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो देखिए थर्ड का आंसर और बताइए फ्रेंड। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, यानी केवल 1, 2 और 4 ही सही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर कि फर्स्ट में है कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कहा गया है चीनी का कटोरा क्यूबा को, लेकिन भारत में चीनी का कटोरा कौन से स्टेट को कहा जाता है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश को। सेकंड भी सही है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो फोर्थ है वो भी सही है, बट थर्ड गलत है। अब देखिए थर्ड में कह रहा है कि संसार में यूएसए में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित किया जाता है, बट ये बात रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन किया जाता है वो हमारा इंडिया है, पहले नंबर पर भारत है। तो ये भी हम लोग पहले सेट में कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणियों और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो ये कटक के बारे में इतना विस्तृत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी मध्य महासागरीय कटक है। और ये सब उसके बारे में सही है, मध्य महासागरीय कटक के बारे में। फोर्थ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए और फिर इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी सब के सब सही हैं। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। दूसरा, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का टेम्परेचर संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये बात भी सही है। थर्ड है कि महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। और लास्ट है कि महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फिफ्थ की तरफ कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हम्बोल्ट धारा जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती है, ये बात गलत है। बाकी सब धारा जैसे ब्राज़ील धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ये बात सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा अगुलहास हिंद महासागर। तो विविध का यही बेनिफिट होता है फ्रेंड, मैं पहले भी बतला चुकी हूँ कि विविध में एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कि कंप्लीट कर दिए जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का नॉलेज आपको एक एक क्वेश्चन से यहाँ पर हो रहा है। तो सोच लीजिए कि 100 क्वेश्चंस में अगर पर क्वेश्चन से भी आपको 3 से 4 मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज हो रहा, तो आप सोच सकते हैं कि विद मिसलेनियस आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेट से आप लोग इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सिक्स्थ है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, मैच कीजिए और बताइए
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है कोपेन का जलवायु संबंधी प्रकार और यहाँ पर अक्षर कूट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र को AF से डिनोट किया जाता है। मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के भूमध्य सागरीय CS तथा आर्द्र महाद्वीप DF। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, आप देखिए और बताइए। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रहाणु परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वो चैम्बरलिन। नेक्स्ट तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीस। भू अभिनतिक प्रवर्तन जन सिद्धांत कोबर तथा विसर्पी महाद्वीप की परिकल्पना डेली। तो 7 हो गया। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए तो सही है बट आर गलत। अब देखते हैं ए में क्या है। तो कथन कह रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निरंतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। ये सब हम लोग करवा चुके हैं कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं 9th की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में महासागरीय गर्त हैं और सूची 2 में स्थान है, तो मिलाइए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चूँकि एल्यूशियन की अगर बात करें तो वो उत्तरी प्रशांत महासागर का स्थान है, और करमेडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर का है, सुंडा हिंद महासागर का, और सैंडविच जो है वो दक्षिणी अंध महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कथन और कारण है, पढ़िए और बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ए है कि मिस्र नील नदी का उपहार है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, यानी मरुद्यान है, ये भी सही है। तो चलिए 11th की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में बादल है और सूची 2 में उस बादल की विशिष्टता है। बताइए 11th का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी पछाव सिरस नामक जो बादल है उसकी विशिष्टता है कि वो पंख के समान उसका स्ट्रक्चर रहता है। अस्तरी बादल क्षितिज के समानांतर दिशा में फैलता हुआ दिखलाई देता है। वर्षा मेघ जिसे निम्बस कहते हैं तो वर्षा देने वाला बादल है, और कपाशी जो बादल होते हैं उसका एडवांटेज है कि ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाला ये बादल है। नेक्स्ट 12th में भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में पर्वत शिखर है, सूची 2 में स्थिति और देश है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अल्बरूश जो है पर्वत शिखर वो रूस नामक कंट्री में स्थित है। किलीमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में तथा मैकिन्ले USA में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए फ्रेंड 12th तो हम लोग वो पढ़ लिए हैं। अब 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। बताइए 13 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 13 का सही हो जाएगा। नहर है, और वो नहर कौन से सागर को जोड़ रही है तो वो बताना है। तो अगर कील नहर की बात करें तो वो एल्ब ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी व बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ने का काम कील सागर कर रही है। सू सागर जो है वो सुपीरियर झील व ह्यूरोन झील को आपस में जोड़ती है। पनामा सागर जो है वो अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ रही है, जबकि स्वेज नहर जो है वो मध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। 13 का ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है कि रोन नदी जो है वो स्पेन में बहती है, बिल्कुल गलत है। कहाँ बहती है रोन, तो रोन फ्रांस की एक नदी है, ठीक है। कहाँ की है, फ्रांस की। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं 15th की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में नगर हैं और सूची 2 में कि उस नगर में कौन सा नदी सिचुएटेड है वो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी वाशिंगटन DC में एक नदी बहती है जिसका नाम है पोटोमेक नदी। बर्लिन स्प्री नदी, पेरिस सीन नदी तथा मैड्रिड मेंजनरेस नदी। तो चलिए 16th नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। बताइए 16th का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी बर्लिन नगर जो है ना उसमें स्प्री नदी बह रही है। लाहौर जो है वहाँ रावी नदी सिचुएटेड है। न्यूयॉर्क हडसन और रोम टाइबर। 17 नंबर है कि निम्न में से किसका सुमेल नहीं है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वियना जो है वो वोल्गा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल गलत बात है। वियना कहाँ है, तो यूरोप में सिचुएटेड है। 18th है कि सही युग्म है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वुडापेस्ट डेन्यूब, ये बिल्कुल सही युग्म है।
नेक्स्ट 19th, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हैम्बर्ग जो एल्ब नदी से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही बात है 19th का। 20 नंबर है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, बताइए 20 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बैंकॉक नगर जो है ना वो मेनाम यानी चाओ फ्राया नामक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नोम पेन, मिकांग, हनोई, लाल नदी तथा यांगून इरावदी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 21st की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे देख लीजिएगा 21st को। 22 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो जो बर्लिन नामक नगर जो है वो राइन नदी के तट पर स्थित है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। राइन नदी के तट पर बर्लिन नहीं, अगर राइन नदी की बात करें तो वो बर्लिन में सिचुएटेड नहीं है, वो जर्मनी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट 23rd, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है यानी सूख गया है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 3, अराल सागर और बैकाल झील जो रूस का है वो मानव क्रियाकलाप की वजह से सूखता जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 24th की तरफ बढ़ रहे हैं कि सुदूर उत्तर पश्चिम में आशे से लेकर पूर्व में टारस जल डमरू मध्य तक दूरी 5000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं, इनमें से कुछ मात्र विषुवत क्षेत्रीय शैल हैं और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया के बारे में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए यहाँ पर ना मिसप्रिंट हो गया, ये 35 लिखा गया है, बल्कि ये 25 होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से तटीय अपरदनी लक्षण है? तटीय अपरदनी का लक्षण कौन सा है? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। नौच यानी जिसे खांच कहते हैं, तटीय मेहराब और भृगु यानी फ्लिक। तो चलिए बढ़ रहे हैं 26 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं, पढ़िए और फिर इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का सामने में ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि ए और आर दोनों सही। अब देखते हैं ए क्या है। तो स्वेज नहर बनाने से भारत के पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई, बिल्कुल सही बात है। और कारण है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसी वजह से दूरी कम हुई है। तो 26 का ए नंबर यहाँ पर सही हो गया। 27 की तरफ चल रहे हैं फ्रेंड हम लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर करें। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 28, वायुमंडल की 4 परतें, ये सब भी मैं करवा चुकी हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उसका जो ऊंचाई है उसके अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल, अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और लास्ट में आयन मंडल। चलिए 29 में कथन और कारण है, पढ़िए और बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी दोनों सही है। अब देखते हैं दोनों में है क्या। तो 29 कह रहा है ना कि कथन में कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, सही बात है। और कारण कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। तो 29 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 30 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही हैं? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 इज राइट। क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं, ये सभी हो चुका है कि मौसम का जो संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। ओजोन परत समताप मंडल और पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें वो आयन मंडल। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 31 की तरफ बढ़ रहे हैं, कथन और कारण है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, बिल्कुल सही है। और कारण है हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों। तो चलिए 32 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्षेत्र हैं और देश हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कैटालोनिया नामक क्षेत्र जो है वो स्पेन कंट्री में है तथा मिंडानाओ फिलीपींस में है। तो 32 का सी यहाँ पर सही है।
बढ़ रहे हैं 33 की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, मैच कीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब कि तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उसे टाइफून कहा जाता है। ये सभी मैं करवा चुकी हूँ। चीन में चक्रवात ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मतलब कि भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भारत। और चीन की बात करते हैं तो चीन टाइफून, भारत की बात करते हैं तो वो चक्रवात, और संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 34, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है और कारण है कि नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 35, कथन और कारण है। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट इज राइट। फर्स्ट है कि सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक ह्रास अक्षांश कहलाता है। चलिए 37 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों की वजह से। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से तथा स्थल पर तापमान के बढ़ने से। 37 का सी इज राइट। 38 की बात करते हैं तो कथन और कारण है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी बोथ आर करेक्ट। पहला है, कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, और कारण है कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। नेक्स्ट, तूफानी चालीसा के बारे में कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बताइए। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है ना फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 2, 3 और 4 ये सब सही है तूफानी चालीसा के बारे में, कि ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है तथा मेघाच्छादन आकाश यानी जहाँ पर मेघ मतलब कि बादल वाले आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 40, यहाँ पर कथन और कारण है, पढ़िए और बताइए 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 40 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए गलत है बट आर सही, आप लोग मिला लीजिएगा। 41 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी केवल फर्स्ट सही है, कि भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, ये बात सही है। 42, मैच द फॉलोइंग स्थानीय पवन और किस क्षेत्र से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये सभी हो चुका है। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिलजॉर्ड जो स्थानीय पवन है वो चिली में बहती है, ये जो बात है वो गलत है। ये जो बिलजॉर्ड है ना वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की पवनें हैं और ये काफ़ी ठंडी पवन होती है बिलजॉर्ड। नेक्स्ट 44, कथन और कारण है, पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो कथन है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, ये बात सही है। कारण है क्यों ऐसी होती है, तो उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण मध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो चलिए पढ़ रहे हैं 45 की तरफ। कथन पढ़ दीजिए यहाँ पर, कारण यहाँ पर दिया हुआ है, बताइए 45 का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अब बैक करके पढ़ लीजिएगा। 46 है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर गरज के साथ वर्षा दोपहर के समय में होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, और थर्ड है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को चेंज कर दिया। तो चलिए 47 का तो सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ रहे 48 की तरफ कि कौन सा एक सुमेलित है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी आर्द्र शीत ऋतु
शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 49, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं इसे। सूची 1 में प्रदेश के क्षेत्र हैं, सूची 2 में जलवायु के प्रकार हैं, तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया में शीतोष्ण। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। सूची 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए और बताइए 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 51, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब मिलान कीजिए, इधर जलवायु की किस्म और इधर उससे रिलेटेड क्षेत्र हैं। तो विषुवतीय जो जलवायु की किस्म है वो कांगो घाटी में जनरली पाई जाती है। भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया, मानसून, बांग्लादेश तथा सवाना सूडान। नेक्स्ट 52 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए और फिर आंसर दीजिए 52 का। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा सही है। तीसरा है कि चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, और चौथा है कि उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। तो चलिए 52 हो गया। नेक्स्ट बढ़ रहे 53 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए 53 का करेक्ट हो जाएगा। यानी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, जाड़ों में यहाँ पक्षियों पवनें चलती हैं, इसी की वजह से वहाँ ठंडे के मौसम में भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये तो 53 हो गया। तो चलिए बढ़ रहे 54 की तरफ। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। भूमध्य रेखीय जलवायु, नेक्स्ट उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु, तब लास्ट में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। 55, ग्लोबीय तापवृत्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पढ़िए आप इसे और फिर इसका आंसर दीजिए। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट बढ़ रहे 56 की तरफ। भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 2, 3 और 4 यानी हिमनद पिघलने लगे, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगे, ये सब सही है। तो 56 तो हो गया फ्रेंड। अब बढ़ रहे हैं 57 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है, बट ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए में है कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती हैं, ये भी सही है, बट एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 58 की तरफ कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी धान के खेत, कोयले की खनन, आर्द्र भूमि और पालतू पशु, ये सब 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1, 2 और 4। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा। चलिए बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। 60 हो गया। अब 60 के बाद 61 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 1, 2 और 3 दोनों सही। तीनों सही 61 का। 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी 1 और 2 बोथ आर राइट। 1 है कि विषुवत वृत्त के आसपास का निम्न दाब वाला क्षेत्र डोल्ड्रम होता है, जहाँ सनातन पवन शांत होते हैं। और सेकंड है कि चिनुक तप्त और शुष्क पवन है, जो शीत ऋतु में बहती है और इस कारण अल्प समय में ताप यानी टेम्परेचर बढ़ा देती है। चलिए 62 भी हो गया। बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट सही है। वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाया जाने वाला शक्तिशाली पश्चिमी पवन है। कौन? तो तूफानी चालीसा। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट 64 है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, उसके बाद भारत,
फिर आ जाता है बांग्लादेश और लास्ट में श्रीलंका। तो 64 तो हो गया। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सब इस सीरीज़ में अगर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है इंडोनेशिया का, उसके बाद फिर ब्राज़ील, तब पाकिस्तान और लास्ट में नाइजीरिया आ रहा। तो 65 के बाद हम लोग 66 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? पढ़ लीजिए और फिर बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो उपरोक्त सभी यानी सब के सब सही हैं एशिया पैसिफिक संघ के बारे में। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 67, रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पढ़िए आप यहाँ पर और फिर देखिए 67 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। 68 है कि कौन सा सुमेलित है? तो एस्कीमो जो जनजाति है वो कनाडा की जनजाति है, बिल्कुल सही बात है। 69, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, बुशमैन जो है वो बोत्सवाना लैंड की है, ये भी सही है। नेक्स्ट 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, मसाई जनजाति जो पश्चिम अफ्रीका की जनजाति है, ये गलत है। हालांकि वो अफ्रीका की जनजाति है बट यहाँ पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया है कि पश्चिम अफ्रीका, तो ये बात गलत है। अफ्रीका की है बट अफ्रीका के तंजानिया केनिया क्षेत्र में मसाई जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो चलिए 71 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उसका देश है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चूँकि एस्कीमो जनजाति कनाडा की है, मसाई केन्या की, बद्दू सऊदी अरब की तथा बुशमैन बोत्सवाना की। नेक्स्ट 72, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये अभी जस्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 72 का। तो चलिए बढ़ रहे हैं 73 की तरफ। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी यानी कांगो बेसिन नेग्रीटो, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए आवश्यक हैं? पढ़ लीजिए आप यहाँ पर और फिर बाकी देखते हैं इधर का ऑप्शन। तो 74 का अगर सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड जो है वो चाय की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। क्या है? तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु चाय की खेती के लिए मतलब अच्छे जलवायु माने जाते हैं। और दूसरा है कि 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वाली जो भारी वर्षा होनी चाहिए चाय की खेती के लिए। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 75, निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 75 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है। सबसे ज़्यादा गेहूं चीन में होता है, उसके बाद फिर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, तब रूस, ये सब भी हो चुका है प्रीवियस सेट में। 76 में भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में फसल है और सूची 2 में उत्पादक क्षेत्र है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कहवा नामक फसल जो है वो साओ पालो पठार में उत्पादित किया जाता है, जूट गंगा डेल्टा में, चावल प्रेरी मैदान में और गेहूं की अगर बात करें तो यांगटीसी में। नेक्स्ट 76 के बाद हम लोग 77 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में अग्रणी उत्पादक देश है और कौन से पदार्थ को उत्पादित करते हैं? तो बताइए। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यानी चीन जो है वो लॉयस्क जो पदार्थ है उसके लिए जाना जाता है, भारत दूध के लिए, सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए और थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ यानी नेचुरल रबड़ के लिए। चलिए बढ़ रहे 78 की तरफ। बागान कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आप पढ़िए इसे और फिर बताइए 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 और 3 दोनों सही है बागानी कृषि के संदर्भ में। नेक्स्ट फ्रेंड 79 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी केवल 1, 2 और 3 ही बागानी फसल हैं, यानी कॉफ़ी, रबर और नारियल। मसाले जो होते हैं वो बागानी फसल नहीं होते हैं। तो चलिए 80 में कथन और कारण है। कथन है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन यानी कैटल रेयरिंग जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कारण है कि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। चलिए 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए और आर दोनों सही है बट आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 81 कथन और कारण है। कथन है कि किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है और कारण है कि चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है बट आर सही। किसी भी अफ्रीका देश में चाय के बागान नहीं, बिल्कुल गलत है वहाँ चाय के बागान अफ्रीका में।
नेक्स्ट 82, कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 4, कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण। नेक्स्ट 83, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये सब स्वर्णिम अर्धचंद्र के देश हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं 84 की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, बाकी आप इधर देख सकते हैं, फसल है और कौन से देश से वो रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रबर जो फसल है वो कोलंबिया से मलेशिया से रिलेटेड है, कहवा कोलंबिया से, जैतून इटली से और गन्ना मॉरिशस से। तो चलिए बढ़ रहे हैं 85 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, बताइए 85 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कहवा जो फसल है वो उत्पादक क्षेत्र है, साओ पालो चावल का, सी क्वांग बेसिन गेहूं का, हुआंग की बेसिन और चाय का कैंडी बेसिन। नेक्स्ट 86 कथन और कारण है। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए है यानी कथन है कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, उसका 85% अंगूर शराब बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसी वजह से यूरोप में इतनी ज़्यादा पैमाने पर अंगूर की खेती की जाती है। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 87 की तरफ। निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी सही हैं, यानी चीन सागर में अग्रणी कोयला उत्पादक है। सेकंड, यूक्रेन में डोनेटस बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। थर्ड, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और फोर्थ, यूएसए में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अल्पेशियन प्रदेश में स्थित है। तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए 88 है कि पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, आप इसे पढ़िए और फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी सभी सही हैं पेट्रोलियम के कथन के बारे में। 89 है कथन और कारण। तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, एक गलत है बट आर सही है। आर दिया हुआ है कि चिली विश्व के विशालतम प्रोफरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं कर रहा है, यानी बट सही दोनों हैं। तो ये 89 की मैं बतला दिया आप लोगों को कि 89 का बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 89 का। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 90 की तरफ कि विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण उत्पादित किया जाता है वो इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तब यूएसए और लास्ट में चीन में, ठीक है। तो ये था 90 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 91 भी मैच द फॉलोइंग है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर बी ही है, यानी कोयला जो है वो कारा गंडा बेसिन इसका उत्पादन कर रहा है। सोना का उत्पादन क्षेत्र हाई वेल्ड से, लॉ अयस्क क्रिब्रोई रॉग से और खनिज तेल सॉन जोआक्विन घाटी से। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 92, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खनिज तेल का जो प्रमुख उत्पादक है वह वेनेजुएला है, तांबा का जाम्बिया है, मैंगनीज का गैबन है और बॉक्साइट का गुयाना है। तो चलिए बढ़ रहे 93 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ लॉयस और पोर्ट रेडियम। तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीछे बैक करके आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 93 का। 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी तांबा का जो उत्पादक क्षेत्र है उसका नाम है एरिजोना, ये बिल्कुल सही बात है। 95 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सार की अगर बात करें तो वो लॉ अयस्क के लिए विख्यात है, बिल्कुल गलत बात है। और सार किस क्षेत्र में पड़ रहा है, किस कंट्री में, तो ये जर्मनी का एक क्षेत्र है सार। तो चलिए 96 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कथन और कारण है, बताइए। तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी ए तथा आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए है कि मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं, सही बात है। और कारण है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम यानी दीवार का काम करते हैं। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 97 कथन और कारण।
तो 97 को जब पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 97 का ए गलत है बट आर सही। अब देखिए आर क्या है कि शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट 98। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी देवदार का अगर पेड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कनाडा में है। उसके बाद डगलस फर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास में, और सागौन जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में सागवान कहते हैं तो म्यांमार में। चलिए 98 के बाद 99 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कथन और कारण बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, सही बात है। और जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते, ये भी सही है। तो बढ़ रहे हैं हम लोग लास्ट और 100 क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में केंद्र है और सूची 2 में उसका उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पिट्सबर्ग जो है वो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। शंघाई चीन का जो एक मतलब कि कह सकते हैं क्षेत्र है शंघाई, तो वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। डुंडी जूट वस्त्र उद्योग के लिए, तथा लेनिनग्राड ये पोत निर्माण जो मतलब कि जहाज बनाया जाता है समुद्री जहाज, उसके निर्माण के लिए। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर करें। मेरा एक और चैनल भी है फ्रेंड, GK GS Queen 2.0 के नाम से, तो प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड कल से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में एंट्री करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।